हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? d। अब हमें पता है इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब g क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एंड d क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। अब हमसे पूछा गया है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है अगर हम उसे हाफ कर दे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो, g तो g ही रहेगा, मास भी सेम ही रहेगा, m2 वही होगा एंड हमें पूछा गया है जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम हाफ कर दे। तो चलिए इनको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ। F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन, अब d स्क्वायर की जगह क्या है? d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, F इज इक्वल टू 4 टाइम्स g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यानी जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके इक्वल होगा? वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले था वो किसके इक्वल? पहले था ये एंड इसके 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगा ये फोर्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। हमसे पूछा गया है फिर जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो लाइट ऑब्जेक्ट से फास्टर क्यों नहीं फॉल करता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। Earth attracts every object with constant acceleration due to gravity, which is independent of the mass of the object. Hence, all objects fall with constant acceleration. क्या मतलब है इसका? जो अर्थ है वो हर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अट्रैक्ट करती है एंड उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, हमें पता है g जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एंड इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। इसमें आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है? नहीं, यानी जो ऑब्जेक्ट का मास होगा ये उससे इंडिपेंडेंट है, यानी इसके फॉर्मूला में जो ऑब्जेक्ट है उसका मास इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए जो सारे ऑब्जेक्ट्स है वो विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो अर्थ पे फॉल करती है, यानी अर्थ उन्हें कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। यानी ये अर्थ है एंड इसकी सरफेस पे एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है। अब हमें इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? g। अब यहाँ पे हम अर्थ का केस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम अर्थ का मास कैपिटल M ले लेते हैं एंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हम स्मॉल m ले लेते हैं एंड डिस्टेंस हम क्या लेंगे? यहाँ पे मैंने आपको ये पहले भी बताया है, जब ऐसे अर्थ का केस होता है तो वहां पे हम डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ले लेते हैं, यानी अर्थ का रेडियस ले लेते हैं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। उसके बाद हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है, कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 kg
एंड हमें रेडियस गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो चलिए अब इन वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर लेती हूँ। F इज इक्वल टू जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है तो हम जो 10 की वैल्यू होती है उन्हें हम एक साइड लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब 10 की वैल्यूज हम लिख लेते हैं -11 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, इसको हम डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 2 12। अब हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नीचे 100 लग गया, यहाँ पे ये पॉइंट हटाया ऊपर 10 लग गया, ये पॉइंट हटाया ऊपर एक और 10 लग गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 667 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 64 इंटू 10⁻11, ये ऊपर जाएगा -12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24। अब यहाँ पे ये कितना होगा ये मैं साइड में कर लेती हूँ 10⁻11 -12 इंटू 10⁻24। अब ये इक्वल होगा 10⁻, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा -23 इंटू 10⁻24। अब ये किसके इक्वल होगा 10 के, 10⁻1 उसे हम सीधे 10 ही लिख लेते हैं। तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास कितना आंसर आता है 9.8 न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर or the same as the force with which the moon attract the earth? Why? The earth and moon attracted to each other by gravitational force। इतना तो हमें पता है जो अर्थ एंड मून है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब हमसे पूछा गया है क्या अर्थ मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है या कम फोर्स से अट्रैक्ट करती है, या दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। According to universal law of gravitation, two objects with masses attract each other with equal gravitational force, but in opposite direction। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेम फोर्स से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एंड वो फोर्स किसके इक्वल होता है G m1 m2 अपॉन d²। इसीलिए हम कह सकते हैं अर्थ एंड मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ सेम फोर्स। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स ऑफ एक्शन ऑलवेज इक्वल होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन की। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अगर जो मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो फिर जो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। The force of attraction between moon and the earth is same. Since the mass of the earth is more, the acceleration produced by the earth is small, and hence earth does not move towards the moon. हमें पता है जो मून एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है, लेकिन जो अर्थ का मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मून के मास की, इसीलिए जो अर्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, एंड इसीलिए जो अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। अब ये तो अर्थ का मास यहाँ पे ज्यादा है लेकिन मून का तो कम है ना, वो तो अर्थ की तरफ जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है एंड उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल
फोर्स बोलते हैं। एंड उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये यहाँ पे यूनिवर्स में बैलेंस रहता है, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया जाए। सेकंड हमसे पूछा गया है अगर if the distance between the objects is double and triple, अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे पहले डबल किया जाए उसके बाद ट्रिपल किया जाए। एंड थर्ड है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उन्हें डबल किया जाए। सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब फर्स्ट है अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जाए तो जी ही रहेगा, m1 डबल करना है यानी 2m1 हो जाएगा, m2 सेम रहेगा एंड डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। तो अब मैं F डैश निकालती हूँ, मतलब जो नया फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, G। अब m1 क्या है 2m1 एंड m2 क्या है m2 ही, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब F डैश किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ F डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स F। F क्या है पहला फोर्स यानी वो 2 गुना बढ़ जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ हेंस फोर्स विल बी डबल। अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे डबल किया जाए तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो भी डबल होगा। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल एंड ट्रिपल। पहले तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल करना है एंड उसके बाद ट्रिपल करना है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं G क्या रहेगा G ही, देन M1 ही रहेगा, M2 ही रहेगा एंड डिस्टेंस को सबसे पहले डबल करना है यानी 2D। अब इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में मैं पुट कर लेती हूँ। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन, अब D की जगह क्या है 2D, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2D का होल स्क्वायर। अब F डैश किसके इक्वल होगा G m1 m2 अपॉन 2 इंटू 2 4D स्क्वायर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 ऑफ G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर एंड इसे मैं लिख सकती हूँ F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 ऑफ F, यानी 4 टाइम्स रिड्यूस होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हेंस फोर्स विल बी reduced to 4 times। अब इसका जो सेकंड केस है उसमें क्या करना है, ट्रिपल करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ट्रिपल करना है यानी G रहेगा G ही, M1 इज इक्वल टू M1, M2 इज इक्वल टू M2 एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या करना है 3 टाइम्स यानी ट्रिपल करना है। तो F डैश किसके इक्वल होगा, सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 3D का होल स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 9 G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 ऑफ F, यानी जो फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा 9 टाइम्स, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ हेंस फोर्स विल बी reduced to 9 टाइम्स। अब थर्ड है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, अगर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस को डबल किया जाए। तो चलिए करते हैं थर्ड वाले को। G तो G ही रहेगा, M1
m1 को क्या करना है, मतलब दोनों के मासेस को डबल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2m1, m2 क्या हो जाएगा 2m2 एंड d को d ही रखना है। तो अब इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में मैं पुट कर लेती हूँ, तो इसे मैं लिख लेती हूँ f डैश इज इक्वल टू g 2m1 2m2 अपॉन d स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ f डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। 4 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2। अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ f डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स f, यानी जो ये जब हम इन दोनों के मासेस को डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे मैं लिख लेती हूँ फोर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमें इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है, तो चलिए लिख लेते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर motion of moon round the earth, the force that binds us to the earth, motion of planets around the sun, the tides due to moon and sun। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है वो भी किसकी वजह से होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। एंड हम इस वक्त अर्थ पे खड़े हैं, हम इस वक्त अर्थ पे है तो वो किसकी वजह से है, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो इस वक्त यूनिवर्स में सारी चीजें उड़ रही होती। तो हम अर्थ पे हैं किसकी वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो किसकी वजह से करती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, एंड जो टाइड्स है जो कि मून एंड सन की वजह से उठती है वो भी किसकी वजह से होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो चलिए अब करती है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है What is the acceleration of free fall? आई होप आपको पता होगा कि फ्री फॉल क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है एंड उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, एंड उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। The acceleration of free fall is the acceleration produced when a body falls under the influence of force of gravitation of the earth alone. It is denoted by small g and its value on the surface of earth is 9.8 meter per second square। यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल वो एक्सेलरेशन है जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा होता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। यानी अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है एंड इस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। एंड एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, एंड इसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 है What do we call the gravitational force between the earth and an object? यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन उसमें से जो एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ होगा एंड दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है Amit buys few grams of gold at poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at equator.
विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट? इफ नॉट, वाई? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बता रहा है, जो अमित है उसने पोल्स पे कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदे क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे ऐसा करने को बोला था। अब उसने अपने फ्रेंड को सेम गोल्ड दिया, लेकिन कहाँ पे? इक्वेटर पे। अब हमसे पूछा गया है क्या उसका जो फ्रेंड है वो एग्री करेगा जो उसने गोल्ड का वेट बताया। तो चलिए देखते हैं। देखो, हमें पता है जो अर्थ है उसकी शेप थोड़ा ज्वाइड शेप है, वो पूरा सर्कुलर शेप नहीं है। अब यहाँ पे इक्वेटर है एंड यहाँ पे हम पोल्स ले लेते हैं। ये अर्थ का सेंटर है। अब हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो पोल से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कम होगा एज कंपेयर टू जो इक्वेटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है। अब जो g है वो तो चेंज होगा, इसीलिए जो g होगा यहाँ पे इक्वेटर का g होगा। तो चलिए अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, वहां पे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The value of g is greater at poles than at the equator. Therefore, gold at equator weighs less than at the poles. Hence, Amit's friend will not agree with the weight of the gold bought. यानी जो g की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी कहाँ पे? पोल्स पे, और इक्वेटर पे कम होगी। इसीलिए जो इक्वेटर पे जो गोल्ड का वेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पोल्स की। इसीलिए जो अमित का फ्रेंड है वो नहीं मानेगा कि उसने बराबर उतना लाया था जितना मैंने बोला था, इसलिए वो एग्री नहीं करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस। एंड अगर आपने इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इसके एग्जांपल्स नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट वो आप एक बार जरूर देखें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।